Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 9th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the report which is based on climate. The report is called as the State of Global Climate Report. Now this report which has been published recently, this is provisional in nature. That is, ये final नहीं है. तो कहा गया है the full and the final report जो is expected to be published in April of the next year. So recently the WMO, that is the World Meteorological Organization, has released the provisional State of the Global Climate Report of 2022. तो यहाँ पे बहुत सारे facts है, figures है, datas है. तो ये findings के बारे में हम आगे बात करेंगे. देखिए which can be important for prelims as well as from mains. It can be important from GS paper 3 environmental policies and degradation point of view से अगर आप यहाँ पे कुछ answers लिखोगे then these data can be used. It has been taken from the Indian Express. So as you can see in the news that 2022 जो year है, it is likely to become the 5th or the 6th warmest year on record. So if you look at this particular ये जो data है तो यहाँ पे कहा गया है कि 2022 is going to be 5th or the 6th largest or the warmest year. ठीक है, और आज के दिन में till date यहाँ पे माना जाता है कि जो 2016 है, 16 has been by far you can say it is the warmest year on record. ठीक है, 2016 के टाइम में क्या हुआ था, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स है तो उसमें जो टेम्परेचर था तो उससे आप कह सकते हो कि 2016 में 1.28 डिग्री सेल्सियस हायर था, और जो करंट ईयर 2022 में द टेम्परेचर इज 1.15 डिग्री सेल्सियस हायर देन दी प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. तो चलिए थोड़ा बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फाइंडिंग्स. तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इट हैज बीन पब्लिश्ड एज आई टोल्ड यू बाय WMO. सो इसीलिए इसे कहा जाता है WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. द WMO स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस. हर साल इसे प्रोड्यूस किया जाता है, व्हिच कंप्लीमेंट्स द मोस्ट रिसेंट लॉन्ग असेसमेंट साइकिल प्रोवाइडेड बाय द 6th IPCC असेसमेंट रिपोर्ट. तो यू शुड नो दिस 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल. IPCC का मीनिंग है इंटर Intergovernmental Panel on Climate Change. So it is the 6th in a series of report which assesses scientific, technical and socio-economic information concerning climate change. So basically ये जो report है it is mostly focusing or stressing about the climate change only. ठीक है, so अब देखोगे ये जो provisional report है it draws from the latest scientific evidence to show how our planet is changing before our eyes. ठीक है, so this report basically provides an authoritative voice on the current state of the climate using यहाँ पे key climate indicators and reporting on extreme events and their impact. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी पैरामीटर्स है वो चेक किया जाता है, क्या क्या कॉजेस है और क्या क्या इम्पैक्ट है. दिस हैज आल्सो बेसिकली एनालाइज्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो अगर हम बात करेंगे अबाउट द पब्लिशिंग जो अथॉरिटी है दैट इज द WMO के बारे में. सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबरशिप ऑफ 192 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज. सो इंडिया इज आल्सो अ मेंबर और सिग्नेटरी ऑफ द WMO. इट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये इट हैज बीन ओरिजिनेटेड व्हिच वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द 1873 वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस. तो ये कांग्रेस से सेटअप हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली फ्रॉम दिस द WMO हैज बीन ओरिजिनेटेड एंड इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द WMO कन्वेंशन ऑन 23rd March 1950. सो WMO जो है इट बिकेम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर मेट्रोलॉजी, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट, देन ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड लेटर जियोफिजिकल साइंसेस. नाउ बिकॉज दिस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज बेस्ड ऑन मेट्रोलॉजी ओनली व्हिच इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट, तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी यहाँ पे ये रिपोर्ट पब्लिश करता है. एंड WMO यू शुड नो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड. सो अभी हम बात करेंगे अबाउट द फाइंडिंग्स, अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो पहला चीज यहाँ पे बताया गया है अबाउट द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, व्हिच इज क्वाइट अ सीरियस इशू नाउडेज. द कंसेंट्रेशन ऑफ द 3 main greenhouse gases, you should know the 3 main greenhouse gases which is responsible for causing the global warming. Now they are the carbon dioxide, methane and nitrous oxide. So these are said to be the main important greenhouse gases. नाम याद कर लीजिएगा. We're at all record high in 2021. तो 2021 जो ये लास्ट ईयर था जिसका बेसिकली ये डेटा पब्लिश हुआ इस बार, तो इस टाइम में जो कंसेंट्रेशन है इट हैज बीन द हाईएस्ट. राइट, द एमिशन ऑफ मीथेन व्हिच इज 20 times more potent than carbon dioxide is causing global warming increase at a fastest pace ever. तो आउट ऑफ दिस अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह आप देखोगे, सबसे सीरियस और सबसे जो अलार्मिंग जो थ्रेटनिंग गैस है वो है आपका मीथेन. ठीक है, सो मीथेन इज सेड टू बी 25 times more effective in causing global warming as compared to carbon dioxide. But the rate or आप कह सकते हो जो presence of the methane is actually increased at a faster pace.
द क्लाइमेट चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, ये COP26 के बारे में बताया गया जो कि लास्ट ईयर हुआ था. कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू कट डाउन ग्लोबल मीथेन एमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बाय द ईयर 2030. तो दिस बेसिकली वाज डन इन द लास्ट COP26 दैट टुक प्लेस एट ग्लासगो. इस बार जो अभी भी चल रहा है विच इज करेंटली ऑनगोइंग COP27 के बारे में विच इज करेंटली टेकिंग प्लेस इन इजिप्ट, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो पब्लिश करेंगे. ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट ऑल द कमिटमेंट्स दैट हैव बीन डन. इंडिया को बहुत सारे ग्राउंड पे ब्लेम किया गया है तो इसको भी हम कवर करेंगे. एंड अबाउट टेम्परेचर के बारे में यहां पे बताया गया है दैट ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर इन द ईयर 2022, दैट इस साल में इट इज एस्टिमेटेड टू बी टू बी अबाउट 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 to 1900 एवरेज. तो ये जो पीरियड है ना, दिस पीरियड बेसिकली इज द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड. ठीक है, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग इतना हुआ नहीं था. बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग कब स्टार्ट हुआ था? बाय द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. द एमिशन स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज ओनली, है कि नहीं? तो इंडस्ट्रीज से पहले यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था, आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज से पहले जो टेम्परेचर था उससे करंट जो ईयर है उससे 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. और मैंने बताया था कि इन द वार्मेस्ट ईयर में, दैट इज इन द केस ऑफ 2016 के केस में, द टेम्परेचर इज 1.28 डिग्री सेल्सियस हायर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई 2016 इज सेड टू बी द वार्मेस्ट मंथ ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से. तो 2015 to 2022 जो है आर लाइकली टू बी द 8 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, तो इसी कारण से जो करंट ईयर है इट इज सेट टू बी एज द फिफ्थ और इज गोइंग टू बी द फिफ्थ और सिक्स्थ वार्मेस्ट ऑफ द करंट सेंचुरी, वी कैन से. एंड अबाउट देखिए, अब यहाँ पे यू शुड नो अबाउट फेनोमेना कॉल्ड ला नीना. ला नीना इज बेसिकली द ऑपोजिट फेनोमेना ऑफ एल नीनो. सो एल नीनो एंड ला नीना आर बेसिकली फेजेस ऑफ एनसो. ठीक है, दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. तो ये क्लाइमेट का फेनोमेना है. राइट, तो ये जो एनसो है, एनसो का ही जो कोल्ड फेज है, कोल्ड फेज को कहा जाता है ला नीना, और जो वार्म फेज है, वार्म फेज को कहा जाता है एल नीनो. एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इट बेसिकली टेक्स प्लेस इन दी पैसिफिक ओशन. अब यहाँ पे कहा गया है बिकॉज ऑफ द कंसेक्यूटिव जो ला नीना ईयर्स हो रहा है, तो करंट साल भी एक ला नीना ईयर था. दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द कोल्ड फेज ऑफ द पैसिफिक ओशन. दिस इज द रीजन व्हाई ला नीना हैज एक्चुअली केप्ट द टेंपरेचर एट अ लो रेट. ठीक है, जितना होना चाहिए था उतना ये आप कह सकते हो कि इट इज प्रिवेंटिंग द राइज ऑफ टेंपरेचर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ला नीना. सो ला नीना क्या होता है? इट्स अ कूलिंग ऑफ द सी सरफेस वाटर्स इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. इट्स कंडीशंस हैव डोमिनेटेड सिंस लेट 2020. तो 2020 से जब से ये ला नीना स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए दिस इज नॉट एन एनुअल फेनोमेना. ठीक है, हर साल नहीं होता लेकिन कभी भी हो सकता है. तो ये 2022 से इट हैज बीन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द यू कैन से आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 2022. So this is the reason why the temperatures have been kept low. As you can see, the continuing La Nina has kept global temperature relatively low for the past 2 years. Okay, though higher than the last significant La Nina in 2011. So 2011 में जब La Nina हुआ था ना, तो उसमें लेकिन टेम्परेचर और बढ़ गया था, लेकिन सॉरी उसमें टेम्परेचर कम था. तो इस बार का जो La Nina जो ये ईयर्स है, द टेम्परेचर्स आर लो बट देन इट इज हाई एज कंपेयर टू द लास्ट La Nina ईयर. नाउ और भी यहाँ पे बताया गया है अबाउट द ग्लेशियर्स एंड आइस के बारे में, विच आर ऑल्सो you can say it also faces the brunt of the climate change or the global warming. So in the European Alps में जो कि mountain ranges है, so glacier melt records were shattered in 2022. तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, ये average thickness losses between 3 and over 4 meters. ठीक है, यहाँ पे 3 से लेके 4 मीटर तक का जो ice cap है, तो ये basically it has been lost. ठीक है, lost as because of the melting were measured through the Alps. Alright, तो यहाँ पे बताया गया है कि in Switzerland also 6% of the glacier ice volume was lost between 2021 and 2022. तो इतना जो ये लॉस ऑफ ग्लेशियर्स या लॉस ऑफ जो आइस कैप्स हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एंड सी लेवल का हम बात करेंगे. अब देखिए अगर टेम्परेचर राइज होगा, अगर मान लीजिए कि ग्लेशियर मेल्ट होगा, अब ये सब बात है कि जो सी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा. सो ग्लोबल मीन सी लेवल हैज राइजन बाय एन एस्टिमेटेड 3.14 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर पर ईयर. हर साल में देखिए इतना 3.4 मिलीमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो राइज है, द सी लेवल इज बेसिकली राइजिंग. ठीक है, ओवर द 30 ईयर्स, तो 30 साल में इतना लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है. ऑलराइट, द रेट हैज डबल बिटवीन 1993 टू 2002. तो बेसिकली जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा एमिशन होगा, और जितना ज्यादा एमिशन होगा उतना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट होगा, आइस कैप मेल्ट होगा, व्हिच विल आल्सो लीड टू द कंटीन्यूअस राइजिंग ऑफ द सी लेवल. ठीक है, तो 1993 में जो यहाँ पे था 2013 में इट्स बेसिकली डबल, एंड सी लेवल इंक्रीज्ड बाय अबाउट 5 मिलीमीटर बिटवीन 2021 एंड 2022. सो ये जो सारे फैक्ट्स है, जो नंबर्स है, दिस नंबर्स आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट अगर आप कुछ नंबर्स यहाँ पे याद कर लेते हो ना, तो आप जो यहाँ पे आंसर लिखोगे इट विल बी क्वाइट फ्रूटफुल इन नेचर, एंड ऑल्सो इट विल बी एबल टू बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यू विल बी बेसिकली एबल टू स्कोर सम एक्स्ट्रा मार्क्स देन योर पर्टिकुलर जो आपके फेलो एस्पायरेंट्स हैं, उनसे आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे इफ यू राइट अबाउट सच फैक्ट्स एंड सच रिपोर्ट के बारे में.
उसके बाद बताया गया अबाउट द ओशन हीट के बारे में. सो द ओशन स्टोर्स अराउंड 90% ऑफ द एक्यूमुलेटेड हीट फ्रॉम द ह्यूमन एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. तो जितना भी एमिशंस होता है, कहा गया है कि मैक्सिमम जो हीट है इट इज बीन एब्सॉर्ब बाय द ओशन ओनली. द अपर 2000 मीटर ऑफ द ओशन व्हिच बेसिकली फेसेस और यू कैन से व्हिच इज सब्जेक्टेड टू द सनलाइट. ठीक है, बिकॉज अब आपको अगर देखोगे जो डीप ओशन है, तो डीप ओशन में जो सन का जो एनर्जी है वो वहां पे नहीं मिलता है, तो इट इज बेसिकली कंसिडर्ड इन द अपर लेयर्स. तो कहा गया है कि अपर 2000 मीटर of the ocean continued to warm to record levels in 2021 में. ठीक है, तो it has been जो temperatures है it is continuing to grow और it is basically आप कह सकते हो it is continuing to rise. Right. So overall, 55% of the ocean surface experience at least one marine heat wave. So heat wave, you should know, marine heat wave is a period of abnormally high temperature relative to the average seasonal temperature in a particular region of a sea or an ocean. तो जितना temperature होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है marine heat wave. तो 55% जो है of the ocean surface it experience at least एक नहीं तो उससे ज़्यादा ही marine heat wave experience किया है in the 2022. In contrast, अगर opposite में देखोगे, only 22% of the ocean surface experience a marine cold spell. So cold spell is just the opposite, or basically naturally occurring phenomena that brings cold air to a particular region or cold water currents such as upwelling. आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो पानी रहता है सब सरफेस में नहीं, सरफेस का तो जो वाटर है वो वार्म होता है, जो सब सरफेस है वो आपका कोल्ड होता है. अगर वो ऊपर आ जाता है इसी को अपवेलिंग कहते हैं. तो जो कोल्ड करंट अगर आप देखोगे या आप कोल्ड स्पेल कह सकते हैं, तो कोल्ड स्पेल हैज बीन एक्सपीरियंस ओनली इन 22% ऑफ द ओशन सरफेस. सो मैराइन हीट वेव like quite evidently we can say are becoming more frequent in contrast to the cold wave. So this is nothing but again an aspect of the global warming only. And अगर हम बात करेंगे about the extreme weather के बारे में, तो extreme weather में देखिए normally weather जो है ना, weather कुछ एक normal trend follow करता है. weather जो है it is expected to behave in a particular manner, लेकिन जब behave नहीं होता है, जब climate change की वजह से बहुत extreme phenomena होता है, उसी को माना जाता है extreme kind of a weather. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि इन ईस्टर्न अफ्रीका रेनफॉल जो है हैज बीन बिलो एवरेज इन 4 कंसेक्यूटिव वेट सीजन. तो वेट सीजन क्या होता है, जहां पे रेनफॉल होना चाहिए, बट देन अगेन ईस्ट अफ्रीका के केस में रेनफॉल जो है हैज बीन बिलो एवरेज. ठीक है, द लॉन्गेस्ट इन 40 ईयर्स. 40 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ था, बट इंडिकेशन दैट करंट सीजन कुड आल्सो बी ड्राई. द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन इन जुलाई एंड अगस्त 2022 बेसिकली अगर आप देखोगे एशियन कंट्रीज में, इट हैज लेड टू एक्सटेंसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, so much rain is nothing but an aspect, or you can say it is the impact of climate change only, or global warming. The flooding came hard on the heels of an extreme heat wave. So heat wave was basically brought about in the month of March and April, which finally led to consecutive wet spell, we can say consecutive continuous rainfall, and finally led to flooding in both India and Pakistan, right? और यहाँ पे अगर आप देखोगे देन यूके के बारे में भी बताया गया है कि इट ऑल्सो सॉ अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑन 19th of July 2022 व्हेन द टेम्परेचर जो है यूके का, देखिए यूके नॉर्मली लाइज इन द टेम्परेट रीजन, एंड टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेचर है ना वो कम रहता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन. लेकिन यूके में इन द 2000 जुलाई के टाइम में ही इट हैड एक्चुअली रिकॉर्डेड मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा कभी हुआ नहीं था. सो दिस इज नथिंग बट अगेन एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द Mathura-Vrindavan to become the carbon neutral by 2041. So we'll understand कि carbon neutral का meaning क्या है. I hope you have heard about this term because you should know that Bhutan was the first carbon neutral country, right? So the government of UP has announced that Mathura-Vrindavan is aiming to become a net zero carbon neutral emission tourist destination by the year 2041. This year को याद कर लीजिएगा, and it can be important for prelims and main GS paper. It is environmental pollution and degradation point of view, so it can be important. It has been taken from the Hindu. और ये जो decision है, this is a first of its kind which has been done. You can say this will be the first such carbon neutral master plan for a tourist destination in India. तो देखिए अगर हम बात करेंगे कार्बन न्यूट्रल का, तो कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो का आपको यहाँ पे दो चीज समझना पड़ता है. एक हो गया एमिशन जो है ना उसे कम करना होगा. ठीक है, बिकॉज जितना एमिशन ज्यादा है उतना ही कार्बन अब यू शुड नो दैट उतना ही कार्बन का जो परसेंटेज वो बढ़ता जाएगा. तो पहले तो एमिशन कम करना है, और एमिशन को देखिए एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा हम उसे कम नहीं कर सकते, हम उसे जीरो भी नहीं कर सकते, एमिशन तो रहेगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा, एमिशन भी कम करना है, प्लस एक और यहाँ पे डायमेंशन आ जाता है कि आपको कार्बन सिंक बनाना है. कार्बन सिंक मतलब जो फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट यू शुड नो कि दे एब्जॉर्ब द कार्बन.
ठीक है। तो कार्बन को अगर हम ज्यादा ट्रीज प्लांट करके अगर एब्जॉर्ब भी कराएंगे ना, देन ऑल्सो यू कैन से विल बी एबल टू अचीव द नेट कार्बन, जो यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रल जो टारगेट्स है दैट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। सो देखिए कैसे होगा, तो एमिशन कम करने के लिए यहाँ पे जो टूरिस्ट व्हीकल्स है ना, नाउ दे विल बी बैन फ्रॉम द एंटायर ब्रज रीजन व्हिच इंक्लूड्स द फेमस ये जो ब्रज रीजन है, यहाँ पे मिलेगा आपको वृंदावन एंड कृष्णा जन्मभूमि। तो ये जो ब्रज रीजन है, यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स को डिसअलाउ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी यूज एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लेके जाना है, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेगा एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि आप यूज कर पाओगे। ऑल द 252 वाटर बॉडीज एंड 24 फॉरेस्ट, देखिए वाटर, ओशन और रिवर्स एंड द फॉरेस्ट जो है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कार्बन सिंक, जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये सबको रिवाइव किया जाएगा। द प्लान डिवाइड्स द एंटायर रीजन जो है ऑफ दिस पर्टिकुलर मथुरा वृंदावन इनटू 4 यहाँ पे क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, वेयर ईच क्लस्टर विल बी कंटेनिंग 2 ऑफ द 8 की सिटीज। और यहाँ पे आइडिया क्या है, ये जो सिटीज है दे विल बी बेसिकली कनेक्टेड थ्रू अ सर्किट। तो सर्किट में ये जो पाथ होगा, द पाथ को कहा गया परिक्रमा पाथ, और ये जो परिक्रमा पाथ है यहाँ पे पिलग्रिम जो है, पिलग्रिम कैन वॉक थ्रू परिक्रमा पाथ और ऑल्सो दे कैन बी यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन केस दे वांट टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द अनदर, दे कैन ऑल्सो अवेल इलेक्ट्रिक मिनी बसेस, बट देन अगेन आपका जो प्राइवेट व्हीकल होगा उसे बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। सो मथुरा वृंदावन का अगर हम कल्चर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, तो मथुरा यू शुड नो इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना जो कि गंगा का वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना में पाया जाता है बैंक, एंड इट इज द अबोर्ड और हाउ यू कैन से होम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड इट हैज अ ग्रेट रिलीजियस सैंक्टिटी अमंग द हिंदूज। तो हिंदुइज्म के रेस्पेक्ट में दिस प्लेस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अ नंबर ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स जो है, दे बेसिकली विजिट द प्लेस in order to worship the important places here, all right. It also has one of the oldest historical records. It is mentioned in the epic Ramayana as well. It is on the record that Mathura was one of the capitals of Kushan king Kanishka. Kushan, you must have heard about this particular kingdom, जो कि एक ancient India का एक kingdom है, ठीक है। And some of the ancient India का exactly नहीं है, but ancient India में भी इसका आप कह सकते हो कि rule expand हुआ था, ठीक है, some parts of India में। तो some of the famous temples are the Banki Bihari temple, then Govind Dev temple, Rangaji temple, then Dwarkidashis temple, and the ISKCON temple. So these are some of the temples that basically जो pilgrims है वो visit करते हैं when they visit Mathura and Vrindavan. So अगर हम बात करेंगे net zero carbon emission के बारे में, then you should know that it is referred to as carbon neutrality, which does not mean that a country or a state would bring down its emission to zero. ये तो possible नहीं है, it's quite impractical to bring the complete emission to zero. तो यहाँ पे क्या होता है, rather it is a state in which a countries or states emission जो है इसे compensate करके यहाँ पे कह सकते हो कि आप जितना emit कर रहे हो ना, अब उसे बैलेंस किया जाएगा। कैसे बैलेंस किया जाएगा भाई, एब्जॉर्ब कराएगा, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब एंड रिमूव कराया जाएगा ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस बाय द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसे एब्जॉर्ब करने वाला है कार्बन सिंक। सो कार्बन सिंक, एज आई टोल्ड यू, द वाटर बॉडीज एंड द फॉरेस्ट, दे एक्ट लाइक द कार्बन सिंक। सो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिशन कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स। तो कार्बन सिंक सच एज फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कार्बन सिंक, जहां पे कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो मोर देन 70 कंट्रीज हैव प्रॉमिस्ड, तो लास्ट ईयर का ये बात है जहां पे COP 26 में यहाँ पे 70 कंट्रीज ने कमिट किया है दैट वी विल बिकम नेट जीरो। हमारा जो यहाँ पे एमिशंस है उसे हम बैलेंस कर देंगे बाय कार्बन सिंक बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी 2050। और इंडिया ने भी कमिटमेंट किया, लेकिन इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है, बिकॉज इंडिया एक्चुअली इज ट्राइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री होने के लिए एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, और एनर्जी कंजम्पशन में क्या होता है, एमिशन भी इज लाइक ये आप कह सकते हो, यानी जो एमिशंस है ना, एमिशंस इज एक्चुअली अ रियलिटी, उसको आप एक्सेप्ट करना ही होगा, है कि नहीं। तो इसी कारण से इंडिया ने 2050 नहीं कहा है, इंडिया ने कहा है कि बाय 2070 हम बन जाएंगे नेट जीरो कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली ये बताया गया था ग्लासगो में बाय मोदी जी। सो दिस आर द 5 थिंग्स और 5 प्लेजेस दैट पीएम मोदी हैड मेड इन द लास्ट ईयर्स COP 26। इस बार का क्या क्या प्लेजेस है, क्या क्या प्रोमिसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट दिस आर इंपॉर्टेंट। ये पांचों का पांच इन्हें कंप्लीटली याद कर लीजिए, और नेट जीरो का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एंड देखिए, चाइना ने कहा है कि चाइना विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। यूएस जो है इट विल बी it will be a carbon, आप कह सकते हो कि it will be carbon neutral by 2050, and India सबसे late, that is 2070. It is quite practical, जो ये साल है ना, it's quite practical also, and these countries you should know they're the top emitters of the world. The next article is about the Arunachal Pradesh Police celebrating the 50th Raising Day. So yeah, article, the date can be important for our prelims and also from GS paper to governance point of view. It has been taken from the Arunachal Times.
So news you should know it. ये बड़ा सरल सा news है. There is the police, that is Arunachal Pradesh Police, that is currently celebrating its 50th racing day at the Police Training Center (PTC) in Papumpara district on Tuesday. ठीक है. So यहाँ पे जो ये event था, it was basically attended by Deputy Chief Minister Chawna Main, along with Home Minister Bamang Felix, then Rail Works Department Minister Honchun Gandam, and Industry Minister Tumke Bagra, and DGP Satish Golcha. These names are important. याद कर लीजिएगा. But among those who attended the program, the DCM, that is the Deputy Chief Minister, announced to institute Golden Jubilee Service Medal to commemorate the 50th anniversary. तो एक यहाँ पे medal लाया जाएगा, introduce किया जाएगा, because in order to commemorate the 50th anniversary of the APP's Racing Day, and he also informed that a notification in this regard will be issued by the order of the governor. ठीक है. तो governor जब यहाँ पे order publish कर देंगे, then इस तरीके का एक medal दिया जाएगा. ठीक है. So this is being done to recognize the selfless service provided by the Arunachal Pradesh Police personnel through the years and contribution of the APP in maintaining the security and safety. You should clearly understand that देखिए कोई भी एक जगह का, रीजन का या कंट्री का हो, डेवलपमेंट के लिए ना उसका लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इफ इट इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया ना, अगर ये एरिया डिस्टर्ब है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा, तो ये जो जगह है वो कभी डेवलप भी नहीं हो पाएगा. सो द पुलिस हैज बेसिकली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रीजन, व्हिच हैज एक्चुअली लेड टू द ग्रोइंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. देखो आपको पता भी होगा कि अभी के टाइम में अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द रेस्पेक्ट ऑफ, यू कैन से, टूरिज्म. तो ये क्यों है? यहाँ पे पुलिस पर्सनल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है. ठीक है. एक आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने ये भी अनाउंस किया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो इंट्रोड्यूस एनुअल स्पोर्ट इवेंट फॉर द अरुणाचल प्रदेश पुलिस व्हिच विल हेल्प टू इंप्रूव देयर फिटनेस लेवल. ठीक है. बिकॉज पुलिस में है तो फिट होना भी जरूरी है. एंड इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द किसान मेला व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन अ विलेज कॉल्ड रिची. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन अगेन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. सो यहाँ पे कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द किसान मेला. आप देखिए किसान मेला जो है ना, किसान मेला मतलब फार्मर्स का मेला. सो दिस हैज बीन डन टू फॉर द बेनिफिट द फार्मर्स ओनली. ठीक है. तो यहाँ जहाँ पे फार्मर्स आएंगे एंड दे विल बी एबल टू ट्रेड इन देयर प्रोड्यूस, राइट. सो दिस हैज बीन डन अंडर द जल शक्ति अभियान व्हिच इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कंडक्टेड बाय द अपर सुबनसिरी केवीके, दैट इज द कृषि विज्ञान केंद्र एट द रिची विलेज ऑन ट्यूसडे. नाउ दिस हैज बीन डन इन कोलैबोरेशन विद द ICAR's स्टेट सेंटर इन लेपार्डा हेडक्वार्टर बसर में and the Upper Subansiri Agriculture Department. So these are the parties who are jointly organizing the Kisan Mela in the Richi village. So during this program, horticulture scientist Dr. T. Angami demonstrated various recent advances and low-cost methods of protective cultivation in the agriculture and horticulture sectors. Now, why this has been done? Because the farmers, they should be made aware of the various technological advancement with respect to agriculture. Because you will find the farmers in the northeastern region, they are normally relying on wood. They normally rely on the primitive way of farming. Okay, but then there are so much technological advancement that has been taken, that has been basically seen in the recent times, right. तो ताकि farmers को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले. So this is the reason why the scientist is speaking on this particular motive. So आप देखोगे the Dampodijo ADO, that is the Agriculture Development Officer Kenyom Nidi, spoke about the schemes under the Agriculture Department related to the Jal Shakti Abhiyan. The number of schemes are there central level पर, state level पर, which are meant for the benefit of the farmer. जो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि farmers को उन सब के बारे में पता भी नहीं होता है. तो इसीलिए they have been made aware of the schemes of the initiatives by the government departments. All right. So the scientists and the ADOs, जो is the agriculture development officer, they also apprised or informed the farmers of the Jal Shakti Abhiyan, the moisture conservation techniques के बारे में, water harvesting के बारे में, किस तरीके से water आप store कर पाते हो, किस तरीके से that particular rain water or the water from any other source can be used for irrigation, right. उसके बाद scientific cultivation of crops के बारे में, pest and disaster जो है आप इसे कैसे, और डिजीज जो है या किस तरीके से आप मैनेज करोगे. तो दिस हैज बीन बेसिकली टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर किसान मेला. So this is the list of questions that I asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are: so the first answer is the longest tributary you should know of Ganga. It is Yamuna. It is also the westernmost. UCC, it is basically a part of the DPSP, that is the Directive Principles of State Policy, which are found in the Part 4 of the Indian Constitution. Then अगर हम बात करेंगे about the NPS account, there is the new pension scheme के बारे में, which is under the all citizen model में. So this is basically applicable for the applicants who are between 18 and 70 years of age. Alright. And then अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो ये रिवर है which originates in the region of Tawang, तो ये कामेंग रिवर है जो कि असम में एंटर करने के बाद इसको कहा जाता है जिया भड़ाली. एंड फाइनली ये जाके ब्रह्मपुत्र को मीट कर लेता है.
So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.